नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा का। कोरोना के बीच 8 महीने बाद शर्तों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल दिए गए। नई गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 50% ही छात्रों का अटेंडेंस होगा। इस बीच हम सब ये बखूबी जान रहे हैं कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, जानलेवा बीमारी पूरी ताकत के साथ अटैक करने में जुटी है। हालांकि राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं। सावधानी और सतर्कता लगातार बरती जा रही है। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि ऐसे बुरे वक्त में कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलना क्या ठीक है? क्या ये बच्चों की जान के साथ रिस्क नहीं है? क्या इससे बच्चों की जान को खतरा नहीं है? जोखिम में जब जान और जिंदगी अटकी हो तो बिना पढ़ा लिखा इंसान भी यही कहेगा, पहले अपनी जान बचाओ। हम आपसे पूछते हैं, हम ऐसे पढ़ाई लिखाई का आखिर क्या करेंगे? और हाँ, इस बीच ऑनलाइन क्लासेस भी तो जारी है। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई से सभी ने मुंह मोड़ लिया और बच्चे सिर्फ खेलकूद में ही व्यस्त हैं। जान रहेगी तभी तो परीक्षा देंगे, जान रहेगी तभी तो पढ़ाई करेंगे। ऐसे वक्त में ऐसा कदम क्या जानलेवा साबित नहीं हो सकता? आज चर्चा इसी पर, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 8 महीने बाद खुल गए कॉलेज, कोरोना के बीच खुल गई यूनिवर्सिटी। सरकार ने तैयार की गाइडलाइन, 50% छात्र छात्राओं को आने की इजाजत। कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बीच यूपी में शर्तों के साथ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोल दिया गया है। अनिवार्य शर्त के मुताबिक शिक्षण संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति किसी भी सूरत में 50% से अधिक नहीं होगी। बाकी छात्र पहले की तरह ही ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई करते रहेंगे। यूपी सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी संस्थानों में 50% व्यक्तियों की इजाजत, अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर का इंतजाम करना होगा। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था अनिवार्य है। लक्षण दिखने पर प्राथमिक उपचार, तत्काल घर भेजने का भी इंतजाम। शिक्षण संस्थान खुलने पर कई बच्चों के पेरेंट्स ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उनकी माने तो शिक्षण संस्थाओं के खुलने से वायरस के केस और बढ़ सकते हैं। 8 महीने से वीरान पड़े चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की रौनक लौट आई है। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो रहा है। बीजेएमसी 3rd ईयर की एक क्लास है जिसमें बच्चे बेहद कम हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको बैठाया गया है। क्लास में एक अलग इंटरेस्ट होता है और ऑनलाइन क्लासेस में वो इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसे हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर पाते हैं। वाराणसी के बीएचयू को भी यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। आज से विश्वविद्यालय खुल रहा है। बहुत खुशी है क्योंकि कोरोना टाइम में जो था हम लोगों का स्टडी अच्छे से नहीं हो पाया है, अब लेकिन होगा अच्छे से, तो बहुत खुशी है। और न्यू एडमिशन हुआ है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो भी बीएचयू में हुआ है, हिंदी विभाग में। देश में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर सभी राज्य सतर्क हो गए हैं। दिल्ली से सटे जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तो हमने दिल्ली से जो भी, चाहे वो हवाई जहाज से आए, चाहे रेलगाड़ी से आए, चाहे वो बस से आए, उन सभी लोगों की हम सैंपलिंग जांच कर रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर सरकार भी चिंतित है। दिल्ली में प्रबंधन ठीक से नहीं हुआ है। ये हम पहले के भी फिगर्स हम देख रहे थे कि अप्रैल, मई, जून में भी इन्होंने टेस्टिंग सही तरह से नहीं किया। उधर दिल्ली में रोजाना कोरोना के नए आंकड़े दहशत की दस्तक दे रहे हैं। नोएडा, गुरुग्राम बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग भी जारी है। लेकिन इस बीच कॉलेज और यूनिवर्सिटी को खोल देना क्या रिस्क नहीं है? क्या बच्चों की जान को खतरा नहीं है? जोखिम में जब जान और जिंदगी अटकी हो तो क्या ऐसे कदम जानलेवा नहीं है? मेरठ से अभिषेक शर्मा और वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ लखनऊ से अविनाश सिंह, टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के मेरे साथ ओंकार सिंह साहब जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर ओंकार सिंह साहब संस्थापक कुलपति हैं गोरखपुर मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज। डॉक्टर प्रकाश केतान साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। आलोक अवस्थी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का। आईपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर ओंकार सिंह साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं, पहला सवाल आपसे सर, मुझे एक बात बताइए कि जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज को खोलना क्या सही वक्त है ये, या इंतजार और करना चाहिए था सरकार को?
देखिए, ऐसा है कि काफ़ी समय से ऑनलाइन शिक्षण कार्य चल रहा था, तो ऑनलाइन शिक्षण कार्य के साथ साथ जो बाकी वातावरण था बाहर का, वो कुछ ऐसा हुआ पिछले कुछ समय में, काफ़ी गतिविधियां होती हुई दिखी, जैसे कि चुनाव हुआ और विभिन्न परीक्षाएं हैं वो भी अपने समय से संचालित हुई, जैसे कि जेईई की परीक्षा हुई, नीट की परीक्षा हुई, और भी प्रदेश की अन्य परीक्षाएं जो हैं वो समयानुसार विलंब से हुई लेकिन संपन्न हुई। तो उन सबको देखते हुए बच्चों के अंदर एक ये भाव पैदा हो रहा था कि सारी चीजें हो रही हैं तो हमारी ही शिक्षण गतिविधियां क्यों ऑनलाइन मोड में चल रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की अपनी एक सीमा है। और निश्चित मानिए कि ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से कभी भी कोई शिक्षा में गुणवत्ता आना भारतीय परिवेश में संभव नहीं है, जहां पे लगभग 48% लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और जो सामाजिक आर्थिक स्तर है लोगों का वो इतना नहीं है कि वो ऑनलाइन शिक्षा को अपने सुचारू रूप से ग्रहण कर सके। इसी प्रकार से जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके पास भी ये समुचित संसाधन उपलब्ध नहीं है। बहुत थोड़ी ऐसी संस्थाएं होंगी जो कि संसाधनों के मामले में समग्रता से तैयार हैं कि ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्य करें। यद्यपि काफी समय से ये ऑनलाइन शिक्षण कार्य चल रहा है और ऐसे चलता रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बाहर के वातावरण को देख के बाजार में आप निकले तो देखें कि सारी गतिविधियां चल रही हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं यथावत, तो बच्चों के अंदर एक ये मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा हो रहा था कि हमारी शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और इसका हर्जाना कौन देगा। ये शैक्षणिक संस्थाओं पर भी दबाव था और बच्चों के अंदर स्वयं में ये दबाव था। यद्यपि माँ बाप इसके लिए स्वाभाविक रूप से जो आंकड़े दिखते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, उनको देख करके माँ बाप के अंदर ये चिंता जरूर पैदा हो रही है कि ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चे भी कोरोना से प्रभावित हो जाएं। तो ये सिरे से कहना कि नहीं संस्थाओं को खोलना गलत है, ये भी सही नहीं है। संस्थाओं को खोला जाना चाहिए, लेकिन तैयारी उसकी पूरी समग्रता से नहीं हुई है, ऐसा जरूर महसूस होता है, क्योंकि आप संस्थाओं को देखें तो उनमें जितनी जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका अनुपालन करने की पूरी तैयारी नहीं है। ओके सर। और उस तैयारी का आकलन करने के लिए सरकार को और जो भी हमारी नियंत्रक इकाइयां हैं उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो पूरी रूप से तैयार हों। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। प्रकाश खेतान सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले 1 मिनट में जाना चाहता हूं आईपी सिंह साहब के पास। आईपी सिंह साहब, आपको लगता है कि वक्त सही है जो फैसले लिए जा रहे हैं कोरोना को लेकर के? आज ही मैं खबर पढ़ रहा था, एक नई खबर आई कि महाराष्ट्र सरकार ने यूपी, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात से आने वालों पर रोक लगा दी है। ऐसे में ये जो फैसला हो रहा है सही आपको लगता है? आईपी सिंह जी। और देखिए, जो सेकेंड वेव आई है कोरोना वायरस की, यूरोप, अमेरिका और भारत में उसका मेजर इंपैक्ट है। पिछले सप्ताह 75,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी उसका ये जो इंपैक्ट है वो मेजर इंपैक्ट जो है भारत पर भी पड़ने वाला है। और रही उत्तर प्रदेश सरकार की बात, तो सरकार ने पूरी तरह देखा जाए तो जो जागरूकता अभियान था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। सारे काम जो है वो ठप पड़े हुए हैं। टीम 11 कहां सो रही है कोई पता नहीं है, कोई उसका मैसेज नहीं आता है, कोई वार्निंग नहीं आती है। इस उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ में 78% आबादी अभी भी उत्तर प्रदेश में गांव में रहती है। गांव में कोई सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क या जो भी सावधानियां होनी चाहिए, जो वार्निंग जाती थी, जो अलर्ट्स जाते थे, वो सब के सब ठप पड़े हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद है, जहां आपकी स्टूडियो है, वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा का इलाका बहुत ही सेंसिटिव है और सरकार पूरी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है। दिल्ली का एग्जांपल लेती है, दिल्ली की आबादी कुल 3 करोड़, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ और मुख्यमंत्री जो बाबा है वो घंटी बजाने में व्यस्त हैं। कभी अपने गांव उत्तराखंड चले जाते हैं तो कभी वो शिविरों में जो आरएसएस के शिविर होते हैं उसमें शामिल होते हैं। इसलिए सिर्फ आम जनता के भरोसे उनकी अपनी जिंदगी है और जितने डेटा हैं सब फर्जी के
फर्जी हैं। उसका एक उदाहरण दूंगा कि हापुड़ में जहरीली शराब से 11 लोग मर गए, लखनऊ प्रयागराज में मरे और पुलिस ने उन 11 लोगों का पोस्टमार्टम नहीं कराया है। तो इसलिए जो 75 जिले हैं जी बिल्कुल पूरी तरह इस सरकार फेल है और स्कूल कॉलेज कतई नहीं खोले जाने चाहिए, यूनिवर्सिटीज बंद रखी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो क्रूशियल टाइम है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी है और हमें पूरी तरह इस पर अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी लापरवाही हो गई जिसकी वजह से कोरोना के केसेस भी बढ़े और अब रोकने की बजाय हम संस्थानों को खोल रहे हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देश चल रहा है तो आपको याद होगा कोरोना महामारी से हम सिर्फ 72 टेस्ट प्रतिदिन कर पा रहे थे। हम 72 टेस्ट से बढ़कर के आज 1,70,000 टेस्ट प्रतिदिन कर सकते हैं। हमारे पास कोविड के अस्पताल नहीं थे, आज 674 कोविड अस्पताल उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश में सबसे कम प्रतिशत हमारे यहाँ जो है मृत्यु दर का है। WHO ने स्वयं तारीफ करी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करी है, दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल को फटकार लगाई है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने। आपको याद होगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर तमाम लोगों ने उंगलियां उठाई थी, उस समय कोटा से बच्चों को लाने का पहला काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार ने लाखों मजदूरों को बॉर्डर पे खड़ा कर दिया था, उनको माइग्रेट करके हम सफलतापूर्वक उनके घर तक पहुंचा पाए। उनके लिए हमने राशन की व्यवस्था करी, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करी, ये सारा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था। और ये IPC सिंह साहब ने दो बातें जो कही है पॉलिटिकली कि उत्तराखंड गए मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी RSS के शिविर में गए। पहली बात तो मुझे हैरानी होती है, आप इसी राज्य के बासिंदे हैं और आप राजनीति में हैं, आपकी पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं पड़ी, पहली चीज। और मुख्यमंत्री जी अगर बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी दर्शन के लिए गए तो उसको उत्तराखंड जाना कह दिया। आपका धर्म से कोई लेना देना नहीं, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली पार्टी है आपकी, तो आपके विचार आपको मुबारक हो। और दूसरी बात, RSS कोई जो है आतंकवादी संगठन नहीं है, ये सांस्कृतिक संगठन है। उत्तर प्रदेश इनके समाजवादी पार्टी के मुखिया आतंकवादियों के मुकदमे वापस करा लेते हैं तो वो मुबारक हो। हमारी पार्टी राष्ट्रवाद की चला रही है और हम राष्ट्रवाद पर चल रहे हैं। कोरोना से आप ही लेके गए थे वहां पर, हम नहीं गए आपको कहने के लिए कि मुख्यमंत्री जी कहाँ गए और कहाँ नहीं गए। तो आपके जो तत्कालीन आपके अध्यक्ष हैं वो तो लंदन घूम रहे थे। कोरोना में कहां पर वो दिखाई पड़े सड़कों पे? आपकी पार्टी में कहीं आपके नेता दिखाई पड़े? यहाँ तक कि आप उपचुनाव में प्रचार करने भी आपके नेता नहीं गए। तो मुझे हैरानी होती है कि जब इस तरह की पार्टी क्या जो आचरण है वो दुनिया देख रही है और उसी तरह का रिजल्ट भी आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने IP सिंह साहब को जिता करके दिया है। बोलिए IP सिंह जी। 1 मिनट में अंजित जी 1 मिनट लूंगा, मुझे जवाब देना बहुत जरूरी है। वो उत्तर प्रदेश, वो मुख्यमंत्री का आदेश, आज भी मेरे पास वो फुटेज है कि किस तरह से थानों के सामने उन गरीब मजदूरों को, भाई बहनों को लाठियों से योगी ने पिटवाया था। लोग घायल हुए थे और रैया में 7 लोगों की मौत हो गई थी, 56 लोग तड़प रहे थे। उसके बावजूद उनकी लाशें और उन लोगों को बिठाकर असंवेदनशील सरकार ने उन्हें भेजने का काम झारखंड किया। इससे असंवेदनशील सरकार उत्तर प्रदेश की इतिहास या देश में कभी नहीं रही है। तपाकी राजा की तरह जब समझ में आया तब लाठियां चलवाई है। तपाकी राजा की तरह जब समझ में आया तो 22,000 मुकदमे। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं सर, मैं आप दोनों से बहुत विनम्र निवेदन करता हूं सर कि कोरोना पे हम लोग बात करेंगे तो दर्शकों को कुछ अच्छा संदेश दे पाएंगे। मैं बहुत निवेदन कर रहा हूं सर। मैं आरोप प्रकाश खेतान जी, आपको मैं पूरा वक्त दूंगा सर, मुझे आपसे ज्यादा बात करनी है बल्कि प्रकाश खेतान जी। आलोक जी बस जवाब दे लीजिए, फिर मैं प्रकाश जी के पास जाऊंगा। मैं 2 मिनट मैं आरोप प्रकाश खेतान साहब, मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस, बोलिए। समाजवादी पार्टी का तो जो आचरण रहा है सबको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इनके नेता लंदन में थे, इनके कार्यकर्ता घरों के अंदर थे। और लेकिन हमने महामारी के अंदर हमने 8,500 करोड़ रुपए की 60 परियोजनाएं पूरी करके चालू करवाई, जिससे रोजगार मिला लोगों को। 6,400 करोड़ रुपए की 19 परियोजनाएं पूर्णता की ओर है। ये कोविड-19 के कार्यकाल में हमने किया है।
हमने देश में सबसे ज्यादा, हमारे सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है, हमने सब हमारे मजदूरों को 30 लाख से अधिक मजदूर जो उत्तर प्रदेश में आए, हमने उनको रोजगार दिया, 1.5 करोड़ रोजगार हमने उत्पन्न किए, हमने उनको। चलिए सर, मैं माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। मैं डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब के पास जाना चाहता हूं। प्रकाश खेतान साहब, लोग कह रहे हैं कि ठंड और बढ़ेगी तो कोरोना और बढ़ जाएगा, क्या ये सही है? अंजीत जी, मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि अभी कोरोना का आचरण कैसा होगा, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। जब हम ये नहीं समझना कि बीजेपी का आचरण कैसा है, समाजवादी पार्टी का आचरण है, बिल्कुल सर, आप कैसा है, मुद्दे पे बात होनी चाहिए कि कोरोना का आचरण कैसा माने होगा आने वाले दिनों में। और निश्चित रूप से ठंड के मौसम में जैसा विदित हो कि 13 दिसंबर को पहला केस वुहान शहर से आया था और इसकी शुरुआत दिसंबर से हुई थी। जो भी ये इस तरह की महामारियां हैं, चाहे इन्फ्लुएंजा आया था 1918 में, ये सब की शुरुआत ठंड के मौसम में होती है, क्योंकि उस समय सर्कमस्टांसेज वायरस के अनुकूल होता है जी। और चरणबद्ध ढंग से स्कूल खोलना, जैसे कि आईपी सिंह साहब बोल रहे थे और इसका राजनीतिक लाभ उठाने का फायदा कर रहे थे मंच का, ये मैं पूरी तरह से उनकी बात से सहमत नहीं हूं। चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात की जा रही थी स्कूल कॉलेज को, और वो सरकार की प्राथमिकता में था और सरकार ने इसे चरणबद्ध ढंग से खोलने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर ये लग रहा है सरकार को, जैसे आप समझिए कि दिल्ली में भी रात के कर्फ्यू की बात हो रही है, महाराष्ट्र में भी बात हो रही है लॉकडाउन की, पुणे में भी बात हो रही है कि भाई हम रात के कर्फ्यू कैसे कार्यान्वित करें, तो अभी मुद्दा इस बात का है कि क्या हमारा ये डिसीजन सही है। मेरे अनुसार हमें अब इस डिसीजन पे समीक्षा करनी चाहिए, पुनर्विवेचना करनी चाहिए कि आने वाले जो दिन हैं हमारे लिए, जो मेनली जो हमारे लिए दिसंबर है, जनवरी है, इट इज वेरी क्रूशियल मंथ फॉर द रिवाइवल ऑफ द वायरस एंड फॉर द वी कॉल्ड इट रादर थर्ड स्टेज, एंट्री इन द थर्ड स्टेज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। हमारे लिए अभी सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हमारा देश तीसरे स्टेज में इंटर कर गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अंजीत जी देखिए, अमेरिका की बात अलग है, इटली की बात अलग है, चेक गणराज्य की बात अलग है जी। वहां पे संसाधन है। अमेरिका में भी आज 87,000 केस आए हैं, अमेरिका की पूरी सरकार हिली हुई है। आप देखिए, नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति बाइडेन जी हैं, उनका भी एक वक्तव्य आया लॉकडाउन को लेके कि फिलहाल नहीं लग रहा, लेकिन आपको अगले आने वाले दिनों में सरकार को मजबूती से फैसला लेना पड़ेगा कि क्या लॉकडाउन, कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, या योगी जी का एक बहुत अच्छा फैसला था कि वीकेंड में सैटरडे संडे को हमें क्लोज रखना है, क्या उनको फिर से हमें अमल में लाना है? क्या हमें फिर से, अभी कुछ दिन की बात है, ऑनलाइन परीक्षा को, ऑनलाइन स्टडी को फिर से उसी दायरे में सीमित करके रहना है? हाँ बिल्कुल रहना है हमें। तो हम तो ये बोलेंगे कि जब तक कोरोना की इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आती, मॉस्को, रूस ने भी, पुतिन साहब ने अपनी वैक्सीन की ट्रायल अपने घर में अपने ऊपर करा लिया बच्चों पे, क्या वो इफेक्टिव हुई वैक्सीन? नहीं हुई। इतना आसान नहीं है कि आप वैक्सीन तुरंत आ जाए और आप 12 दिसंबर का आप बोल रहे हैं कि 15 दिसंबर वैक्सीन का ट्रायल लेंगे। नहीं, अभी समय आएगा। आप हॉपकिंस इंस्टीट्यूट की ट्रायल देखिए, उनका बोलना है कि मई के पहले हम वैक्सीन दे ही नहीं सकते। और ये पूरी तरह से मैं आईपी सिंह की बात से भी सहमत नहीं हूं और ओंकार सिंह जी की बात से भी सहमत नहीं हूं कि राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। चरणबद्ध ढंग से खोलना, प्रकाश जी मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर प्रकाश खेतान जी मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि गर्मी में कोरोना हुआ तो बच गए, कहीं ऐसा ना हो कि जो ठंड में कोरोना हो रहा है वो जान ही ले ले। बिल्कुल अंजय जी, ठंड के कोरोना की मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होगी। लोग ये लोग इस भ्रम में न रहे कि इंडिया में मोर्टेलिटी कम थी। आंकड़े भी छुपा के दिखाए गए इंडिया में। मैं एकदम स्पष्ट रूप से आपको बोलना चाहता हूं, ठंड में हमारी मोर्टेलिटी रेट, निमोनिया है, डेंगू है, ये सब अपने आप में ये बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। और ठंड में जो क्रॉनिक सीओपीडी के पेशेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, निमोनिया के पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं। उनके साथ अगर ये बीमारी क्लब अप कर जाती है तो मोर्टेलिटी निश्चित रूप से ज्यादा होगी अंजित जी। और इस पे सोचने की बात है और इस पे अच्छे फैसले, कड़े फैसले लेने का अभी वक्त है। ओके सर, ओके। आलोक अवस्थी जी मुझे बताइए सर, क्योंकि जो हालात अभी आने वाले वक्त में होने वाले हैं उसके लिए हम तैयार हैं। सरकार की और कड़ी निगाहें हैं इस परिस्थितियों पे। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी दिन में 18 घंटे काम करते हैं, सभी राज्यों से समन्वय करते हैं और
केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इन परिस्थितियों में नजर रखे हुए हैं और आपने समय समय पर देखा है सरकार ने कड़े निर्णय लिए भी हैं और अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम कड़े निर्णय फिर से लेंगे। लेकिन सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। कई लोगों पे हम लोगों ने मुकदमे भी कायम किए जिन्होंने जो है कोविड फैलाने में जो है बहुत बड़ा योगदान दिया। मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, क्योंकि अभी कोविड का कोई भी टीका सफल नहीं हुआ है और भारत में अभी आने में कब आएगा। लेकिन आलोक अवस्थी जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं। ये बात तो सब लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, 2 गज दूरी रखिए, लेकिन हमने दीपावली में देखा, हमने दशहरा में देखा, कोई ना मास्क लगा रहा है ना उनको मास्क लगाने के लिए कोई कहने वाला है। यानी पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह लापरवाह होगा, तो लगाएगा कौन और लगवाएगा कौन? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं। सरकार जन जागरण कर सकती है, लोगों को गाइडलाइन दे सकती है, लोगों को समझा सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के पीछे आप जो है हम क्या कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से कि हर आदमी के पीछे नहीं पड़ सकते, लेकिन आप ये भी तो मानिए दिल्ली गवर्नमेंट में कहा कि जो मास्क नहीं लगाएगा जुर्माना 500 से 2000 किया जा रहा है। किसी पर तो अपने सरकार ने भी जुर्माना लगाया हुआ है। लगाया हुआ है सर, लेकिन ऐसा जुर्माना है कि कोई भी भर दे। कम से कम एक बात तो आप मानिए ना आलोक अवस्थी जी, क्योंकि देखिए ये कोई ऐसा सवाल नहीं है, कोई राजनीतिक सवाल नहीं है। आप भी इस बात को समझते हैं कि मास्क लगाना जरूरी है और आप इस बात को भी समझते लोग लापरवाही कर रहे हैं। आप तो देख रहे होंगे ना सर। निश्चित बात है संजय भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जनता के लिए कहूंगा। देखिए, आपने देखा होगा कि कोई कार चली जा रही है और एकदम से एक साइकिल वाला सामने आ जाता है, यानी कि उसको अपनी चिंता नहीं है, हमको तो मरना है, हम तो मरेंगे, कार वाला बचाए हमको। उसी तरीके से बात यहाँ पर ये आ रही है कि जनता जो है अगर सरकार के जागरण के बाद भी अगर चेतावनी नहीं होती है, जो लोग लापरवाही कर रहे हैं वो अपने घर में मौत की दावत दे रहे हैं, अपने परिवार को बीमार करने जा रहे हैं। इससे उनको जागना चाहिए। सरकार हर जगह पे नहीं काम कर सकती, आपको भी संजीव जी पता है। मुझे सर, मुझे आलोक जी मुझे पता है, लेकिन कम से कम जुर्माना बढ़ाइए। बोलिए आईपी सिंह साहब, बोलिए। सरकार अपनी साख और विश्वसनीयता खो चुकी है। जागरूकता अभियान को क्यों ठप किया गया? क्या कारण था कि चैनलों पर उसका प्रसारण बंद किया गया? क्यों अखबारों में बंद किया गया? साहब, मुझे एक बात बताइए कि देखिए मास्क कोई नहीं लगा रहा है तो इसमें सरकार क्या करे? वही बात तो कह रहे हैं सर। बड़े प्रचार सभी चैनलों पर, अखबारों में। क्या 22 करोड़ रुपए देकर 600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन सकता है? बोले प्रकाश जी, जल्दी से बोलिए सर, डॉक्टर साहब बोलिए जल्दी। लेकिन कोरोना में जागरूकता को लेकर योगी सरकार, मैं बोलना चाहूंगा आईपी सिंह जी ये बताइए, हर चीज सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी स्वयं की कोई जिम्मेदारी नहीं है आईपी सिंह जी। हर कुछ सरकार कराए, अगर आप अपनी रूटीन एक्टिविटी भी सरकार कराए। इतने दिनों में लोग को चेतना नहीं है कि मास्क अपने से लगाना है, मास्क को कहां तक ढकना है। चलिए सर, आप सभी को माफी के साथ बीच में रोकना चाहूंगा। ओंकार सिंह साहब, आपसे माफी चाहता हूं, दोबारा सवाल नहीं ले पाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है, निवेदन है, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।